Hello and welcome to Swats classes. Today we are going to begin the remaining part of chapter 1 Heritage of India, and today we will learn India, land and people, and also regarding the preservation and conservation of our heritage. So let's begin. India, land and people. Primitive man came into existence in eastern South Africa. यानी primitive man का अस्तित्व ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में हुआ था. Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Mesmerize का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना. फॉरेन ट्राइब्स आश्चर्यचकित हो गए थे इंडिया के वेरिड और प्रॉस्परस हेरिटेज को देख के, और इसके बाद वो लोग इंडिया आके सेटल हो गए. Consequently, the remains of all tribes are found here. इसके बाद जो लोग इंडिया आके सेटल हुए वो ट्राइब्स का रिमेन्स आज भी मिलता है. The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. ऐसा माना जाता है कि ड्रेविडियंस ही सबसे पुराने लोग थे जो इंडिया में बसते हैं. But the modern researchers of linguistics and anthropology have proven that even before the Dravidians, 6 more tribes came and settled in India. पर मॉडर्न रिसर्चर्स जो लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं एंड एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी करते हैं ह्यूमंस के बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली कैरेक्टर्स और उनका इवोल्यूशन, वो लोग ने प्रूव किया है कि द्रविडियन से पहले 6 ट्राइब्स इंडिया में आके सेटल हुआ है. लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट देम. तो हम डिटेल में देखते हैं वे कौन कौन सी ट्राइब थी और उनकी खासियत क्या है. द फर्स्ट ट्राइब नेग्रिटो, हब्सी पीपल. Some historians believe that Negrate or Negroes are the most ancient inhabitants of India. कई historians ऐसे बिलीव करते हैं नेग्रेट या नेग्रोस एंशंट inhabitants है इंडिया के. They came to India from Africa via बलूचिस्तान. ये लोग अफ्रीका से बलूचिस्तान होके इंडिया आए हैं. बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक जगह है. They were black, having height of 4 to 5 feet and curly hair. ये लोगों दिखने में काले थे. इनकी हाइट 4 से 5 फीट थी और इनके बाल कर्ली थे. Now let's see the next tribe. Astroloid, Nishad people. The Astroloid tribe came from Southeast Asia. यानी ये जो ट्राइब है ये ट्राइब साउथ ईस्ट एशिया से आया है. They were black with broad head, flat nose and short in height. ये लोगों की खासियत थी कि ये लोग भी काले थे, ब्रॉड हेड वाले थे, उनका नोज फ्लैट था और इनकी हाइट भी शॉर्ट थी. They made clay utensils, wore cotton clothes and knew many other skill. ये लोग क्ले के यूटेंसिल्स बनाते थे, कपड़े कॉटन क्लोथ्स पहनते थे और इनके पास और बहुत सारे स्किल्स इनको आता था. Australoids also had strong religious belief. ये लोग बहुत रिलीजियस थे. The Aryan tribe that came to India used to call them Nishad. जो आर्यन ट्राइब था वो जब इंडिया आया और सेटल हुआ उन्होंने ये ट्राइब को निषाद करके नाम दिया. The Indian tribes, namely Khol and Munda, Khasi, tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar are quite similar to the Australoids.
इंडिया के कुछ ट्राइब्स जैसे कि खोल, मुंडा, खासी, ये ट्राइब्स हमें आसाम में देखने को मिलता है। ऐसे ही ट्राइब्स हमें निकोबार और म्यांमार में भी देखने को मिलता है। ये सारे ट्राइब्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है एस्ट्रोलॉयड या निषाद लोगों के तरह। Asteroids have made immense contribution in the development of Indian culture and civilization। यानी ये जो ट्राइब है उन्होंने इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। और ये आप नीचे देख सकते हो खोल ट्राइब, खासी ट्राइब और मुंडा ट्राइब के लोगों को। नाउ लेट्स नेक्स्ट ट्राइब। The next tribe is the Dravidians. The Dravidians originally belonged to India। ये बहुत पहले से माना जाता था कि द्रविडियंस ही हकीकत में इंडियंस है या इंडिया को बिलोंग करते हैं। They were the direct descendants of the Stone Age civilization। यानी स्टोन एज सिविलाइजेशन से उनका डायरेक्ट नाता रहा है और द्रविडियंस ही कहा जाता है कि वो इंडिया का ही ट्राइब है। दे क्रिएटेड द मोहनजोदारो कल्चर। ये लोगों ने मोहनजोदारो कल्चर बनाया था। वो बहुत हज़ारों साल पहले की बात है। It is said that the tribe that came to India from the north was later called as Dravidian। यानी एक ट्राइब नॉर्थ से आया था इंडिया में और वो ट्राइब बाद में उनका नाम गिरा द्रविडियन। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। ये ट्राइब का खुद का एक लैंग्वेज भी था और इनका खुद का कल्चर भी। Dravidians gave India the concept of mother as a goddess and father as God। यानी द्रविडियंस ने एक कंसेप्ट दिया इंडिया को कि माँ भगवान यानी देवी होती है और फादर एक देवता। सो मदर वॉज रिगार्डेड एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड। As a result, the thought of Parvati as mother and Shiva as father developed in India। और इसी को चलते ही उन्होंने पार्वती को मदर का रूप दिया और शिवा को फादर का। They gave the tradition of worshipping the nature and animals। इन्होंने एक ट्रेडिशन डेवलप किया नेचर और एनिमल्स को वर्शिप करने का। They also gave the tradition of worshipping using धूप, दीप and आरती are considered as gifts। इन्होंने ये जो ट्राइब था द्रविडियन ट्राइब्स इन्होंने दे वर द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस। ये थे फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस क्या वर्शिपिंग करने के टाइम पे पूजा पाठ करने के टाइम पे ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना दैट इज़ धूप, दीप और आरती। और ये एक गिफ्ट रहा है इंडिया के लिए और आज भी हम इसी 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ करने के लिए। They also believed in deities and the Aryans accepted these deities of Dravidians as their god and developed their own culture with the pace of time। यानी द्रविडियंस ने गॉड्स में बिलीव करते थे और द्रविडियंस जिन गॉड को बिलीव करते थे जिन गॉड्स की आराधना या पूजा पाठ करते थे उन गॉड्स को आर्यंस ने एक्सेप्ट कर लिया और तो और वो लोग भी यही गॉड्स को मानते थे पूजते थे प्रेयर करते थे। और तो और जैसे जैसे टाइम गया उन्होंने एक नया कल्चर बनाया आर्यंस ने एक नया कल्चर बनाया। आगे देखते हैं। The Dravidians got highly influenced with the Aryan culture। अब द्रविडियंस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए आर्यन कल्चर से।
This resulted in intercaste marriage between the two tribes. ऐसे चलते चलते दो ट्राइब्स के बीच में, दैट इज द्रविडियन ट्राइब और आर्यन ट्राइब के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस होना शुरू हो गया. Dravidians had matriarchal system of the family. Matriarchal का मतलब होता है woman as the head of the family. आज भी हम लोग इंडिया की कई फैमिलीज है जहाँ पे woman is regarded the head of the family. They made a tremendous progress in a variety of crafts and arts like making boats and rafts, weaving, spinning, dyeing, etc. इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया क्राफ्ट एंड आर्ट में, और इन लोग ने बोट बनाया, राफ्ट्स बनाए, इन लोग वीविंग करते थे, स्पिनिंग करते थे और डाइंग. तो ये वीविंग, स्पिनिंग और डाइंग क्लोथ्स को रिलेटेड है. डाइंग यहाँ पे कपड़े में कलर ऐड करना होता है. When the dominance of the Aryans increased, the Dravidians shifted to the South India and settled there. जब ये आर्यंस आए, आर्यंस आके पहले नॉर्थ में सेटल होना शुरू किया, और ये नॉर्थ ही ऐसी जगह थी जहाँ पे ड्रेविडियंस बहुत सारे रहते थे. पर इनकी तादाद यानी आर्यंस नंबर में बढ़ने लगे तो ड्रेविडियंस को फोर्सबली जाना पड़ा साउथ ऑफ इंडिया, और इस तरह वो लोग साउथ में आके सेटल हो गए. नेक्स्ट, द पीपल ऑफ साउथ इंडिया आर कंसिडर्ड ड्रेविडियंस, यानी जो साउथ में, साउथ ऑफ इंडिया जो रहते हैं उनको ड्रेविडियंस कहते हैं. एंड स्पीक ड्रेविडियन लैंग्वेज सच एज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम. और साउथ ऑफ इंडिया में जो ड्रेविडियंस रहते हैं वो लोग ड्रेविडियन लैंग्वेज बोलते हैं. और वो कौन कौन सी लैंग्वेज है? तो वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम. अब हम नेक्स्ट ट्राइब देखते हैं, Mongoloid. People of Mongoloid tribe came to India from North China via Tibet. They settled in places like North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal, etc. यानी Mongoloid tribe इंडिया में नॉर्थ चाइना से आया, पर तिब्बत होके वो लोग आए, और वो लोग नॉर्थ आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल ये जगहों पे सेटल हो गए. और ये तीनों आज भी हमारे ही स्टेट्स है, पर भूटान एक अलग कंट्री है. As time passed, they adopted Indian culture and Indianized themselves. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये लोगों इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया और ये लोग भारतीय हो गए या इंडियंस हो गए. Mongoloids had yellowish skin, flat face, chubby cheeks and almond-shaped eyes. Mongoloids का जो स्किन था, स्किन का कलर येलोइश था. उनका फेस फ्लैट, चीक्स चबी और आलमंड यानी बादाम जैसी आंखें थी. Owing to their yellow complexion, they were also known as किरात. यानी उनके येलो, उनका स्किन का कलर येलो होने के कारण उनको किरात नाम दिया गया था. Now let's see the next tribe. Alpine, Dinaric and Emeroid. People of these three tribes came from Central Asia. यानी ये तीनों ट्राइब के लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए. All these three tribes were quite similar. ये तीनों ट्राइब में बहुत समानता थी. They were very similar to each other.
The origins of these tribes were found in a large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Odisha. यानी ये तीनों ट्राइब्स आपको सबसे ज़्यादा नंबर में इन जगहों पे देखने को मिलता है. दैट इज़ गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा. और ये देख सकते हो तीनों ट्राइब ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे के साथ. नाउ लेट्स सी द लास्ट ट्राइब. ये जो लास्ट ट्राइब है दैट इज आर्यंस. द नॉर्डिक आर्यंस क्रिएटेड द आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया. यानी नॉर्डिक आर्यंस ने आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में बनाया. द हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम. यानी प्राचीन काल में यानी प्राचीन समय में जो हिंदूज थे उनको आर्यंस कहते थे और जो आर्यंस थे वो ही हिंदूज होया करता थे. द नॉर्थ वेस्ट एरिया where they were densely populated and first found was called आर्यवर्ता. यानी नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था और ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था और डेंसली पॉपुलेटेड आर्यंस की वजह से था और ये एरिया को एक नाम दिया गया आर्यवर्ता. 7 rivers used to flow in the region and so that region was also known as सप्त सिंधु. ये जो आर्यवर्ता रीजन था वहाँ पे 7 रिवर्स फ्लो करते थे इसलिए उसका एक दूसरा नाम भी गिरा and that region was known as सप्त सिंधु. Post Vedic period the Aryavarta region extended up to Mithalia that is in Bihar in the east up to Vindhyachal that is in UP in the south. यानी वैदिक पीरियड के बाद जो आर्यवर्ता रीजन था पहले सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एरिया में था पर वो बढ़ते गया और वो एक्सटेंड होता गया कहाँ तक, ईस्ट तक, बिहार में मिथालिया नाम का जगह है वहाँ तक और साउथ में विंध्याचल नाम के जगह तक ये फैलता गया. The Aryans were the most developed of all the tribes. यानी हम 6 के 6 ट्राइब्स देखते तो 6 के 6 ट्राइब्स में सबसे डेवलप्ड और होनहार ट्राइब कौन सा है, आर्यंस का. The vast region where the Aryans was spread was known with several names such as Bharat Bhumi, Bharat Khand, Bharat Varsha, etc. owing to the name of King Aryabharta भरत और भरत ट्राइब. यानी ये जो आर्यंस जहाँ रहते थे उनको कई नाम दिए गए और वो नाम में से कुछ नाम ये है भारत भूमि, भारत खंड एंड भारत वर्षा. और ये नाम उनका एक किंग था, किंग आर्यभरत. उनके नाम के पीछे से ये नाम अलग अलग नाम उनको वो एरिया को मिला और ऐसा भी कहते हैं कि भरत ट्राइब जो था उनके पीछे ये नाम गिरा है. आर्यंस वेर नेचर लवर्स. आर्यंस नेचर के लवर्स थे. दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन. यानी ये लोग वर्शिप और प्यार करते थे सारे नेचुरल एलिमेंट्स से. वो लोग वर्शिप भी करते थे, पूजा पाठ करते थे ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड, रेन, ये सब से. दे ऑल्सो कंपोज्ड हिम्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स. यानी उन्होंने हिम्स लिखा यानी पोएम्स लिखे या हम लोग भगवान के लिए कीर्तन, श्लोक ये सब आते ना वो उन्होंने लिखा और वो गाते थे अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स को प्रे करने के लिए. Due to Aryans, India learned the practices of performing some specific religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yagnas, etc. ये पूरा श्रेय आर्यंस को जाता है
कि उनकी वजह से इंडिया में ये आज हम लोग जो रिलीजियस सेरेमनी में जो रेसिटेशन करते हैं, जो नाम जपते हैं या पाठ पढ़ा जाता है वेदास का, और हम लोग पूजा पाठ करते हैं या यज्ञ करते हैं, तो ये सब किसकी किसकी वजह से हुआ? आर्यंस की वजह से। इसलिए इसका पूरा श्रेय आर्यंस को जाता है। नाउ लेट्स सी the preservation and conservation of heritage. Indian heritage is the result of thousands of years of culture, amalgamation, richness of artists and their work, trade and commerce. यानी हमारा जो इंडियन हेरिटेज है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का अल्मगेशन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर, और ये सब पॉसिबल हुआ है जो आर्टिस्ट यहाँ पे, यानी ये जो अलग अलग जगहों से ट्राइब्स आके यहाँ पे रहे हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका वर्क, उनका ट्रेड, उनका कॉमर्स, उनका जो आर्ट था, वो सब के कारण आज हमारा इंडियन हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिच है। Together, these have made our heritage extremely beautiful, very rich and attractive. और ये इन्हीं सारे ट्राइब्स की वजह से, इन्हीं सारे लोगों की वजह से हमारा हेरिटेज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा रिच और अट्रैक्टिव है। Our heritage and culture has brought us tremendous glory, prosperity and worldwide appreciation. और यहाँ पे समझाया गया है कि हमें ट्रेमेंडस ग्लोरी, यानी हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। और ये प्राउड मोमेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया भर से लोग आके अप्रिशिएट करते हैं इंडिया के हेरिटेज को और कल्चर को, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक प्राउड मोमेंट है। Hence, it becomes our moral and primary duty to preserve and conserve our heritage. इसीलिए ही ये हमारी मोरल और प्राइमरी ड्यूटी है कि हमें इसको प्रिजर्व करना है और कंजर्व भी करना है। Every citizen of India should see to it that nobody harms the ancient memorial and also to preserve places having historical importance and values. और ये हर नागरिक इंडियन सिटीज़न का मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग या आप या मैं, हम में से कोई भी उसको ख़राब ना करे। अपने कई बार हम लोग ये हिस्टोरिकल साइट्स देखने जाते हैं तो वहाँ पे कई बार दीवालों पे कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो सब गंदगी फैलाते हैं। तो ये मेरी और आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कुछ होने ना दें और हमें उसको प्रिजर्व करके रखना है। आर्टिकल 51A our constitution contains fundamental duties of Indian citizen. आर्टिकल 51A ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में ज़िक्र किया है और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 51A में क्या लिखा है। In that, point number 6, 7 and 9 especially describes the following duties for preserving our cultural heritage. The duties are given below. यानी आर्टिकल 51A में पॉइंट नंबर 6, 7 and 9 हमको हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। तो उसमें 6th पॉइंट, it is the duty of every citizen to understand the importance of our harmonious culture and prosperity and understand how to preserve them. ये ड्यूटी क्या कहता है?
एवरी सिटीजन यानी हर नागरिक को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा हार्मोनियस कल्चर का इम्पोर्टेंस हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, और हम लोग को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें किस तरह इसको प्रिजर्व करके रखना है। 7th point, citizens should maintain the natural environment such as forests, rivers, ponds and the wild animals and birds. There should be compassionate towards living creature. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारी जवाबदारी है या हमारा हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये एनवायरनमेंट में क्या आता है, फॉरेस्ट, रिवर, पॉन्ड, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स भी। तो ये सब को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इनके प्रति लव और केयर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वो पॉइंट क्लियर होता है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, बी इट बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, सब का हमें देखभाल करना चाहिए। और द 9th पॉइंट क्या कहता है, द ड्यूटीज ऑल्सो टेल टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट इंडल्ज इन वायलेंस। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। कई बार दंगे होते हैं और हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बस स्टैंड हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, बसेस हो गए, रेलवेज हो गए, तो ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें हमारी प्रॉपर्टी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। Thus, nature has created beautiful landscape. We should maintain the purity, scarcity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. और इसी तरह हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप है और ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे अच्छी तरीके से देखभाल करके रखें। अगर हम लोग इसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी ये सब देख के एंजॉय करके उनको भी प्राउड होने का मौका हम दे पाएंगे। तो ये था इस चैप्टर के अंदर अभी हमने जो लर्न किया 6 अलग अलग ट्राइब्स और कैसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए हमारी हेरिटेज साइट को। Thank you. Until next video, keep learning and keep practicing.